यहाँ हमारी मजबूरी है। यहाँ 98% लाइब्रेरी सारी बेसमेंट में है। हर बिल्डिंग के नीचे बेसमेंट है, हर बेसमेंट में लाइब्रेरी है। लगभग हमको 70,000 के आसपास सिर्फ ये फ्लैट करते हैं हम। बट ये स्टोरेज के लिए परमिशन लेते हैं और उसमें लाइब्रेरी गैर कानूनी रूप से चला रहे थे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी भी बनती है। मृतक के परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए और वो दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और राव IAS के द्वारा भी दिया जाना चाहिए। उनके पास डिटेल होता है किसका किसका एडमिशन हुआ था, अंदर कितने बच्चे थे। आप एक बार लिस्ट जारी करिए पब्लिकली, और उसमें जितने लोग डेथ हुए हैं 3 के अलावा अगर कोई मिसिंग है तो उनके परिवार को सूचना तो मिलनी चाहिए। 3 दिन से तो पानी नहीं आ रहा है और अब इनके पास तो बहाना है, क्योंकि पानी इतना पानी है कि आदमी मर जाए, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं है सर। और अभी भी आप देखें तो बुलडोजर चल रहा है आपका। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हम करोल बाग में हैं, ओल्ड राजेंद्र नगर में, और आप यहाँ एक कोचिंग की लाइन देख रहे हैं, परिणाम बोलते हैं। और परिणाम बोला 27 जुलाई की शाम को जब 3 बच्चों की मौत हो गई, जो यहाँ तैयारी करने के लिए आए थे, अपने सपनों को लेकर आए थे, अपने घर से लेकर आए थे, लेकिन उनकी लाशें यहाँ से गुजरी हैं। परिणाम बोलते हैं। और आप बगल में देख रहे हैं राव IAS स्टडी सर्किल, जहाँ ये घटना हुई उनकी बेसमेंट में 27 जुलाई को। वहाँ कह रहे हैं यहाँ के बच्चे की 35 बच्चे पढ़ रहे थे और 3 बच्चों की मौत हुई है। कब आपको पता चला कि ये ऐसी कोई घटना हुई है? होने के बाद आधा घंटा में जब गाड़ी निकली पुलिस की वहाँ से और फिर फायर की गाड़ी निकली तो देखा कि कुछ हुआ है, तो मतलब कुछ हुआ है, तो बाद में चला कि डेथ हुई है स्टूडेंट्स की। उस टाइम रिपोर्टिंग 5 था, बट जो ऑफिशियल है वो 3 आया। पता नहीं जो डेथ कैजुअलिटी हुई है वो बताया नहीं है कितना हुई है, रियलिटी में कितना हुई है कितना नहीं हुई है। अभी भी लोग बोल रहे हैं कि 8-9 है, कोई 19-20 बोल रही है, और बताया नहीं जा रहा है कुछ भी। डिमांड जो रखे जा रहे हैं उनके बारे में बोला जाए कि आप यहाँ से खाली कीजिए, फिर आपको बताएंगे 6 दिन बाद बताया जाएगा क्या होगा नहीं होगा। चोर सिंह कुशवाहा नाम के किसी व्यक्ति ने पहले एक जो है प्लेन डाला था कि ये बेसमेंट में जो है लाइब्रेरी चल रही है। क्या आप लोगों को कुछ पता था उस बारे में? नहीं, इसके बारे में पता था नहीं, लेकिन अभी जो मुद्दा उठाया है, जब डेथ हुआ है उसके उठाया, तो हमें चला पता उसके बारे में चला है। तो क्या आप लोग जब यहाँ पढ़ाई करते हैं, तो जैसे जब आप लोग खुद एडमिशन लेते हैं लाइब्रेरी में, तो आप लोग उस समय इस तरह की कोई घटना हो ऐसा कुछ ध्यान नहीं रहता कि ठीक सड़क के बगल में है, कभी कुछ ऐसा हो जाए? जी बिल्कुल, ये ध्यान रहता है। हम लोग बोलते भी हैं कि आपके पास फायर NOC नहीं है, फायर एक्सटिंग्विशर नहीं होती कई लाइब्रेरीज़ में, एंट्री एग्जिट का नहीं है सही से, पानी का निकलने के लिए कहीं निकास के लिए कुछ नहीं है। तो लेकिन यहाँ हमारी मजबूरी है। यहाँ 98% लाइब्रेरी सारी बेसमेंट में है। हम ना चाह के भी क्या लाइब्रेरी ज्वाइन करना पड़ता है। और यहाँ पे MCD हो गई या फिर ये भी रूल सारे फ्लाउट हो रहे हैं। कमर्शियली ये अलाउड नहीं है कि ये स्टोर हाउस ही होना चाहिए था, लेकिन अथॉरिटीज़ ने इसका ध्यान नहीं दिया। पता नहीं क्यों टाइम पे इनका देख नहीं हुई कि यहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं। कंप्लेंट डालने के बाद भी, और जब बच्चों की मौत हुई तब अब आंखें खुल रही हैं। और अभी भी आप देखें तो बुलडोजर चल रहा है आपका। लेकिन यहाँ ड्रेनेज की सबसे ज़्यादा यहाँ पे समस्या है। ड्रेनेज का अभी आप 1 महीने बाद भी आएंगे तो ड्रेनेज का इशू अभी भी रहेगा यहाँ पे। यहाँ पे ड्रेनेज है ही नहीं। मतलब बुरी बात यह है कि हम लोग इतना पैसा दे के, लाखों रुपए खर्च करके यहाँ आ रहे हैं, अपने माँ बाप का सपना लेके आ रहे हैं, और यहाँ पे ऐसे पैथेटिक कंडीशन में रह रहे हैं। ये तो आप मेन रोड पे हैं तो आपको फिर भी बेटर कंडीशन मिल रही है। आप अभी अंदर गलियों में जाइए ORN के, तो और बुरा हाल है। वहाँ पे पतली पतली गलियाँ हैं, वहाँ पे सीवेज कोई लाइन नहीं है ढंग से, कोई मतलब कि जो अर्बन एमिनिटीज़ होनी चाहिए वो नहीं है, जो सरकार को प्रोवाइड करनी चाहिए। टाउन प्लानिंग भी बहुत पुराना हो गया है, 20-30 साल पुराना जो मॉडल चल रहा है वो है। और इलीगली कंस्ट्रक्टेड जो चल रही हैं चीज़ें वो भी अभी चल रही हैं। और हम लोग से एज ए स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा किराया जो है वो फालतू वसूला जा रहा है। और यहाँ पे जो लाइब्रेरीज़ हैं उनके हाल भी बुरे हैं। सर स्टूडेंट्स की वजह से तो देखो मार्केट चल रहा है। स्टूडेंट की वजह से आप रोज़ देखो कि रोज़ नई नई शॉप्स खुलती है, रोज़ बंद होती है। ये एक मतलब एजुकेशन ज़्यादा एक मार्केट बन चुका है। कोई भी अगर आप चाहो तो इधर मोमोज का ठेला खोल लो। खैर वो तो सभी को पता है कि ये एक मार्केट बन चुका है। आप ये बताएं कि दिल्ली में जल भराव की समस्या हर साल बनी रहती है, तो आप लोगों का ध्यान कभी नहीं गया? आप लोगों ने कभी उस पर? आप एक बात बताओ, जब तक कुछ होगा नहीं, जब तक एक्शन नहीं होगा, रिएक्शन कैसे आएगा? अब हुआ इन केस अगर उधर कोई नहीं मरता, इन केस उधर नहीं होता, तो कभी ये बात फैलती कि इधर पानी भर सकता है, नीचे कोई जा सकता है? फैलती है बात। इससे पहले भी कंप्लेंट डाली गई, लेकिन कोई उस पर कार्रवाई नहीं की गई है। बस वो एक ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। अभी जब डेथ हुई है तब प्रशासन की थोड़ी आँख खुली है। अभी भी हमें नहीं लगता है कि यहाँ ड्रेनेज की समस्या कोई खास सुधार होगा। अंदर आप यहाँ पे आप रिपोर्ट कर रहे हो, आप अंदर आके और देखोगे और बुरा हाल है। ठीक है, ज़रा हम उनसे बात करेंगे। तो जिस शाम को ये घटना हुई, आपको कब पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है?
वो तो हम क्लास में थे और मुझे तो हॉनेस्टली नेक्स्ट डे ही पता चला, लेकिन इट वाज वेरी ट्रेजेडिक। जस्ट रात को 11 बजे जैसे ये इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होने लगी, बोला तो जा रहा है कि ये 7 बजे ही हुई थी, लेकिन 11 बजे के बाद ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हुई थी, तब NDRF का वर्क यहाँ पे चल रहा था, तो हमें रात को ही पता चला। तो जिस तरह की आप देख रहे हैं कि दिल्ली में जल भराव की समस्या होती है, स्टडी IS सर्किल आप देख रहे हैं। हम आपको बताएं कि जब कभी आप भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे, और हड़प्पा सभ्यता पूरे विश्व में अपने जल निकासी के लिए जानी जाती है कि जो है वहाँ पे जो नगरीकरण था वो बेहतर था। पूरे विश्व में हड़प्पा सभ्यता को उनके जल निकासी सिस्टम के लिए जाना जाता था, और आज की राजधानी दिल्ली में जल भराव के कारण जो बेसमेंट में जो ठीक रोड के बगल में वो बेसमेंट था और पानी भरे और 3 बच्चों की मृत्यु हो गई। तो अभी हम आपको उस जगह पे लेकर आए हैं करोल बाग में, जहाँ की बच्चे रहकर तैयारी करते हैं। अभी कुछ देर पहले हम कोचिंग सेंटर के सामने खड़े थे जहाँ की 27 जुलाई की शाम को वो घटना हुई थी, और अब उन बच्चों के पास आए हैं जो यहाँ रहकर तैयारी करते हैं, क्या क्या उनको समस्याएं झेलनी पड़ती है। तो आप जिस तरह से ये कमरा देखें, ये फ्लैट है, और हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ ये कमरा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशांक है। सर आपका नाम क्या है? मयंक कुमार सिंह। तो ये देखिए, ये लगभग 88 गज का ये फ्लैट है, और इसमें 3 कमरे निकाले हुए हैं। आप देखिए कि किस तरह से इनका बेड है, और इस तरह से एक AC लगा हुआ है, और बस एक बेड है, और उसके बाद ये टेबल लगा है, उसके बाद ये जगह ख़त्म होती है। और यहाँ पे देखिए जिस तरह से पानी के पीने की जो बोतलें हैं, आप जो है यहाँ पे इतनी सारा जो पानी का बोतल है, ये इसका क्या मतलब है? आप बिस्लरी यूज़ करते हैं? यहाँ पानी का समस्या बहुत ज़्यादा है। हम यहाँ ORN का जो जल बोर्ड है वहाँ भी कंप्लेंट बहुत बार दे चुके हैं। पानी टाइम पे नहीं आता है, किस टाइम पे आता है ये भी नहीं पता है, इसलिए हमको पानी मंगाना पड़ रहा है। रोज़ मतलब खाना खाने, बर्तन धोने का, उसके लिए भी पानी नहीं होता है। हम मंगा के, हाँ, रोज़ का 400-500 का खर्चा है, ये सब बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है यहाँ सब। कहाँ से आप आए हैं यहाँ पर? मैं तेलंगाना से हूँ, हैदराबाद से हूँ। मैं 4 साल से यहाँ रह रहा हूँ। हाँ। और 27 जुलाई की जो शाम की जो घटना है, आपने सुनी होगी कि किस तरह से बेसमेंट के अंदर में 3 बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, वो लाइब्रेरी वहाँ चल रही थी। और जैसा कि अभी हम लोगों ने यहाँ के स्टूडेंट से बात की है, तो सभी लोगों ने बताया कि लगभग 98% जो लाइब्रेरियाँ हैं वो बेसमेंट में हैं, और वहीं पे ये बच्चे तो मतलब सुरक्षा मानकों का, और दिल्ली में इतना ज़्यादा जल भराव होता है उसके बाद भी ये घटना हुई है। तो क्या आप लोगों ने खुद कभी लाइब्रेरी के मालिकों से बात नहीं की कि भाई ऐसा ही समस्या? हमको डर लगता है ऐसा लाइब्रेरीज जाने में। दिक्कत यही है, यहाँ मतलब हाथ में गिन सकता है कितना सारा लाइब्रेरीज एक फ्लोर दूसरा फ्लोर में है, और बाकी सारे लाइब्रेरीज यहाँ बेसमेंट में ही रहता है। मतलब एक ही एग्जिट होता है, एक ही एंट्री होता है, इतना क्रैम्प्ड होता है स्पेस। बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और जो वहाँ घटना हुआ था, हर साल वहाँ पानी जम जाता है, ये हर साल का दिक्कत है, बट कभी उसके एक्शन नहीं किए। कभी लोग स्टूडेंट्स जाते भी है ऐसे ही पानी में, मतलब यहाँ तक पानी आता है, वैसे ही क्लासेस भी जाता है उसमें ही। हंड्रेड्स ऑफ लाइब्रेरी, हंड्रेड्स में यहाँ, मतलब हर जो भी बिल्डिंग है यहाँ, हर बिल्डिंग के नीचे बेसमेंट है, हर बेसमेंट में लाइब्रेरी है। हाँ, हर बेसमेंट में यहाँ लाइब्रेरी है, हर बेसमेंट में 100 से ऊपर है यहाँ ऐसा। हमको वही डर लगता है। हम आग का सोचा है बहुत बार, आग लग गए तो हम कैसे जाएं हम बाहर, बट कभी पानी का इतना जो हुआ था वो घटना, वो कभी सोचे नहीं है हम। अनएक्सपेक्टेड चीज़ था वो। हाँ, बट कंप्लेंट तो बहुत बार दे चुके हैं लोग, बट उसके बाद भी एक्शन नहीं लिए। हाँ। कितना किराया है आप लोगों की? ये जो छोटा सा कमरा है ये आपका, उसका कितना किराया है? हमारा यहाँ इस फ्लैट में 3 कमरा है, सब में अटैच्ड सब है। 18,000 और इसका 17,000, पूरा 53,000 देता है हम इस फ्लैट से। उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का बिल अलग है, पानी का बिल अलग है, ये सब अलग है। लगभग हमको 70,000 के आसपास सिर्फ ये फ्लैट का, मतलब बिजली बिल और जो इस फ्लैट का किराया है उसको लेके ये 88 गज का फ्लैट है शायद लगभग, और आप लोग 70,000 किराया देते हैं बिजली बिल के साथ? बिजली बिल के साथ 70,000 देते हैं हम। तो जब ये घटना हुई, कब आपको पता चला कि ऐसी कोई घटना हुई है? हम शाम को गए थे चाय पीने, तो वहाँ पे ज़्यादा भीड़ लगी थी, तो उधर हम गए, देखें, तो फिर किसी से पूछे हुआ क्या है, तो एक दोस्त ने बताया कि बच्चे कुछ लाइब्रेरी में डूब के
मर गए हैं। तो हमें लगा कि उतनी बड़ी बेसमेंट है, इतना जल्दी पानी कैसे चला गया, क्योंकि ये सोच से परे था। तो हमें लगा शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, उसके कारण डेथ हुई होगी। लेकिन फिर वहाँ हम गए तो धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होनी चालू हुई, तो पता चला बेसमेंट में पूरा पानी भर गया था। उसकी वजह से बच्चे का डेथ हो गया था, कुछ बच्चे बाहर नहीं निकल पाए थे। ठीक 3 से 4 दिनों पहले भी पटेल नगर में एक लड़के की मृत्यु हुई थी करंट लगने से। तो मतलब क्या आप लोगों ने, जो इस तरह की घटनाएं यहाँ होती है, तो आप लोग किसी प्रशासन से या कभी आप लोग उस तरह से शिकायत नहीं करते कुछ भी ऐसी? शिकायत होती है, कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा भी कुछ वीडियो बनाए गए, जो यूट्यूबर हैं उन्होंने मुद्दे को उठाया। बट समस्या क्या है कि जब कुछ दुर्घटनाएं हो जाती हैं उसके बाद मुद्दे उठते हैं, लेकिन किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय नहीं की जाती है। जैसे अभी घटना हुआ हाल ही में राव IAS कोचिंग में, तो वहाँ पे समस्या ये है कि घटना हुआ लेकिन बच्चों को मुद्दों से डाइवर्ट किया गया, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसमेंट में यहाँ जो परमिशन होती है पूरी सरकार की स्टोरेज के लिए होती है, न कि कोचिंग चलाने के लिए, लाइब्रेरी चलाने के लिए, कुछ भी की चीज़। बट ये स्टोरेज के लिए परमिशन लेते हैं और उसमें लाइब्रेरी गैर कानूनी रूप से चला रहे थे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनती है। तो मृतक के परिवार को, मेरा मुद्दा है मृतक के परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए, और वो दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और राव IAS के द्वारा भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि जिसकी जवाबदेही तय होती है उसको मुआवजा देना जरूरी बनता है। क्योंकि जो मृतक हैं अब वो वापस लौट के नहीं आएंगे, लेकिन उनके परिवार के लिए वो मुआवजा ही सहारा रहेगा। क्योंकि हम जो स्टूडेंट हैं अपने लाइफ में बिजी हो जाएंगे, 4 दिन बाद कोई मुद्दा नहीं उठाएगा, मीडिया को भी कुछ अनेक मुद्दे मिल जाएंगे, लेकिन उन बच्चे के परिवार के लिए कुछ सहारा चाहिए। तो उसके लिए डिमांड होनी चाहिए, और जो कोचिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होनी चाहिए। दूसरी चीज़ें हैं कि बच्चों का आरोप है कि अंदर बहुत ज़्यादा लोग मरे हैं, तो अगर अंदर ज़्यादा लोग मरे हैं तो आप जवाबदेही तय करिए सरकार की और कोचिंग की। आप CCTV दिखा दीजिए लोगों को, जो सरकार के लोग हैं या जो भी, और या तो आपके पास डिटेल होता है किसका किसका एडमिशन हुआ था, अंदर कितने बच्चे थे, आप एक बार लिस्ट जारी करिए पब्लिकली, और उसमें जितने लोग डेथ हुए हैं 3 के अलावा अगर कोई मिसिंग है तो उनके परिवार को सूचना तो मिलनी चाहिए कि मिसिंग है नहीं है, तो इसकी जानकारी बच्चों को चाहिए। और बच्चे कुछ मिसिंग है, ऐसी कोई खबर है? बच्चों के द्वारा बोला जा रहा है कि 8 से 10 लोगों की डेथ हुई है, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा। तो मेरा यही कहना है कि CCTV उनके पास डिटेल है, फुटेज है, एंट्री होती है लाइब्रेरी में, बायोमेट्रिक एंट्री है, सारा डिटेल निकल के आएगा, कितने लोग अंदर गए बाहर गए, तो एक बार पब्लिकली उसको जारी कर दे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होनी चाहिए। और यहाँ पे जो कोचिंग चलाए जा रहे हैं वहाँ पे फायर का व्यवस्था होना चाहिए, ये सब जो कोचिंग में जो सिस्टम है ये सब मौजूद होने चाहिए। चलिए मैंग जी, आपने हमसे बात की, तो हम आपको अभी ये फ्लैट जो है दिखा रहे हैं। सबसे पहले कमरे में एक बार आते हैं कि किस तरह का इनके ऊपर प्रेशर होता है। आप कमरे की दीवारों को देखिए जो नक्शे से पटी हुई हैं। एक तो इनके ऊपर अपनी पढ़ाई का दबाव होता है, इनके पढ़ने के लिए कि हम कहाँ, एक तो घर छोड़ के आते हैं अपना वो, और इस तरह के छोटे छोटे कमरों में ये रह रहे हैं। एक छोटा सा कमरा है जहाँ पे वो नक्शे लगाए हुए हैं, और कमरे पे भी जो है अगर पूरी सुविधा ना हो तो कई बार ये लाइब्रेरी जाते हैं कि आसपास मोहल्ला है, तो कई बार कुछ इस तरह के शोर शराबा, और वहाँ एक माहौल खोजने के लिए कि वहाँ सभी बच्चे पढ़ाई करेंगे। आपको हम और चीज़ें दिखाएंगे कि किस तरह से, देखिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए यहाँ बच्चे आते हैं। आप देख सकते हैं कि दीवारों पे किस तरह से इन्होंने अपने नोट्स जो है बिल्कुल छाप रखे हैं। एक सपना पूरा करना चाहते हैं, देश के नीति निर्माण में वो अपना योगदान देना चाहते हैं, लेकिन जहाँ पर ये तैयारी हो रही है, जो यहाँ का मेन सेंटर है, वहाँ पे ही जो है 3 बच्चे जो है उनकी जल भराव के कारण डूबने से मौत हो जाती है। वहाँ ये सरकार ऐसा कर रही, तो बाकी देश की राजधानी दिल्ली में संसद से मात्र 8 किलोमीटर दूर है ये इलाका करोल बाग का, और यहाँ पे जो है सिविल सर्विस के लड़के रहते हैं, और एक तो उन्हें घर से दूर हैं, खाने पीने की समस्याएं हैं। खाना पीना आप लोगों का क्या कैसे होता है? आप लोग खुद बनाते हैं या किस तरह से? हम कुक को लगाया है, मतलब खाना आप हैं कहाँ से? आपकी हिंदी थोड़ी, हैदराबाद से, हाँ, इसलिए मेरा हिंदी थोड़ा कमज़ोर है। हम एक कुक को लगाया है क्योंकि खाना बनाना, हम पढ़ाई करना साथ में नहीं हो सकता है, बहुत टाइम उसी में चले जाता है, इसलिए हमको थोड़ा हेल्प होने के लिए एक कुक को लगाया है। वो सुबह शाम आके खाना बना के चले जाता है। यहाँ हर जगह यही होता है, यहाँ स्टूडेंट सब यही करता है। 1500-2000 लेता है महीने में, 2-3 बार खाना बनाने के लिए। हाँ, सबका कोचिंग की फीस का हम सुनते हैं कई बार कि कोचिंग में फ़ीस बहुत ली जाती है, क्या कितनी फ़ीस आप लोग देते हैं? जब मैं ज्वाइन हुआ था तब 1.5 लाख था, अभी 1,75,000 हो गया अभी। 9 महीने, लगभग 9 महीने का कोचिंग होता है। हाँ, उसके
बाद भी बहुत सारा टेस्ट सीरीज़ ऐसा बहुत सारा होता है, उस वो सब भी वही लोग चलाता है, उसका 20-25 हज़ार फिर से एक्स्ट्रा देना होता है, लाइब्रेरी का अलग से 3-4 हज़ार अलग से देना होता है, ये सब खर्चा है। ये आप इतने छोटे से कमरे में आप बैठे हुए हैं और मतलब कि इतनी कठिन परीक्षा है, और अभी कुछ दिनों पहले जो आपके इलाके में घटना हुई है, तो मतलब जो आप यहाँ रहते हैं किस प्रकार की समस्याओं से आपको गुजरना होता है? सर यहाँ पे तो दुनिया भर की समस्या है। पहली समस्या है कि यहाँ पे एक तो रेंट बहुत ज़्यादा है। अब देखो आप इतनी सी इस कुटिया का 18,000 रुपये है किराया इसका। ये और सर 3 दिन से तो पानी नहीं आ रहा है, और अब इनके पास तो बहाना है क्योंकि पानी इतना पानी है कि आदमी मर जाए, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं है सर। अच्छा, 3 दिन से पीने का पानी नहीं आ 3 रहा दिन से पीने का पानी हम बोतल मंगवाते हैं, बोतल से काम चलता है। नहाने में जाता हूँ अपने फ्रेंड के घर पे, वहाँ जाके नहा के आता हूँ मैं सर। मतलब किराया आपका जो है 18,000 है, और नहाने के लिए आप कहीं और जा रहे हैं, और पानी पीने के लिए आपको बाहर से मंगवाना पड़ रहा है। हाँ, पानी पीने के लिए बाहर से मंगवाना पड़ रहा है, और अब 2 बार मर रहे हैं लेकिन पानी के अंदर डूब डूब के। लेकिन यहाँ पीने के लिए पानी नहीं दे सकती सरकार सर, इतनी बुरी तरीके से हाल हो रखा है यहाँ। ये जल भराव से जो बेसमेंट में जो 3 बच्चों की मौत हो गई है, तो दिल्ली में इतना ज़्यादा जल भराव होता है हर साल, और बेसमेंट में यहाँ लगातार लाइब्रेरियाँ चल रहे हैं, तो क्या आप लोग पहले से कभी क्या लाइब्रेरी चलाने वालों को आप लोगों ने शिकायत नहीं की कि अगर इस तरह की कोई घटना हो जाएगी तो क्या करेंगे? सर यहाँ पे कम से कम 1000 के आसपास लाइब्रेरी है। अब सबको हम कंप्लेन नहीं कर सकते। अब जो कोचिंग वाला था, उस कोचिंग वाले तक की 1 महीने पहले पे कंप्लेन हो रखी थी, उसको तक क्लीन चिट दे रखा है एमसीडी वालों ने। उनको पता है कि यार यहाँ ये चल रहा है सब कुछ, वो आके उन्होंने साठ गांठ करके सेटिंग कर ली पूरी, और उसके बाद सर उसका मतलब तो कुछ निकला नहीं। और हम तो ऐसे मेरा मेंस भी है सर अब देखो सितंबर में। अच्छा। तो इसलिए मैं गया था रात को, वहाँ पे गया था, वहाँ भी हमारी जिम्मेदारी बनती है बैठने की। रात को मैं गया था, 1-1.5 घंटे वहाँ बैठ के आया था, तो वापस आके मैंने बोला पढ़ाई करते हैं अब रात को, फिर मैं आज सोच रहा हूँ जाके आऊँगा, वहाँ बैठना हमारी जिम्मेदारी तो है कम से कम, क्योंकि आप खुद यहाँ रहते हैं और कई सारे बच्चे। कितना समय लग जाता है आप लोगों को एक मिनिमम तैयारी करने में? सर पेपर में अगर आपको तरीके से बैठना है तो आपको कम से कम 1-2 साल की तैयारी तो चाहिए। उसके बाद आप तरीके से पेपर में बैठ सकते हो। उसके बाद एक सामान्य फैमिली के जो लड़के होते हैं उनका कितना बजट, जो आप लोग यहाँ हैं रह रहे हैं, तो अगर 2 से 4 साल रहते हैं तो कितना बजट आप लोगों का हो जाता है? सर कोचिंग की फ़ीस का तो कोई हिसाब ही नहीं, वो तो 1-2 लाख रुपए है, वो तो मिनिमम है कम से कम। उसके अलावा ज़्यादा खर्चा हो जाता है। यहाँ कम से कम मैंने ना 35 से 40 हज़ार रुपये आदमी महीने का लगता ही है उसका, कैसे भी करके। अब वो आदमी पैसे लेके सिर माथे करके पैसे फिर आता है वो आदमी, और यहाँ पे 30-35 हज़ार रुपये लग जाते हैं, और फिर उसके बाद भी कोई मतलब निकलते हैं। सुविधाएं सर बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, मैं जयपुर से हूँ, जयपुर से भी थोड़ी दूर हमारा घर है चाकसू। अब ऐसे कहते हैं राजस्थान में पानी नहीं है, अब राजस्थान में फुल पानी आ रहा है, यहाँ दिल्ली में राजधानी में पानी नहीं है सर। राजस्थान में पूरा पानी आ रहा है, दिल्ली में पानी नहीं, क्योंकि यहाँ व्यवस्था नहीं है वैसे सर। यहाँ लोग बात सुनने के लिए राजी नहीं है। अब राजस्थान में पानी नहीं आता, हम फ़ोन करते हैं वहाँ पे, वो पानी आ जाता है। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। आप अभी उस नंबर पे फ़ोन लगाओ, पानी वाले नंबर पे। मैंने सर पिछले 1 महीने में 3 बार कंप्लेन करी पानी की। आधे टाइम तो फ़ोन नहीं लगता है, फिर फ़ोन लगता है। मैंने कंप्लेन करी प्राइवेट टैंकर की, इस टैंकर की, वो सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं। वो नंबर देते हैं, उस नंबर पे फ़ोन करो, वो नंबर फ़ोन उठाता नहीं है कोई। फिर अंत में आदमी देखता है कि मैं पढ़ने से पढ़ाई पे ध्यान दे लूँ, अपने पेपर में ध्यान दे लूँ, पर आदमी ये सोच के बैठ जाता है किसी के पास रोज़ का टाइम है। सच्चाई तो ये है सर। और जो आप लोगों के खाने पीने का क्या, आप लोग सभी लड़के एक साथ खाना बनवाते हैं या अपना अलग अलग क्या है आप लोगों का सिस्टम? नहीं सर, यहाँ पे किचन है, उसके अंदर खाने का सामान दे देते हैं हम भैया को। भैया आ जाते हैं, खाना बना देते हैं। वो खाने का सबका पैसा अलग है। वो फिर उसके बाद तो बजट बढ़ता चला जाता है, बजट नहीं रुकता है। यहाँ पे मैं बताऊँ, मैं अभी कॉपी लेके आया था, वही कॉपी जो है वो हमारे राजस्थान में मिलती है 60 रुपये की, यहाँ मिल रही है 110 रुपये की। अब सेम कॉपी यहाँ आते आते 110 रुपये कैसे हो गई? अब मैंने उसको दुकानदार को बोला भैया इसमें कम करो, चलो भैया मेरे से 5 रुपये बच रहे हैं। तो पैसे जा कर रहे हैं, वो कहने किस कोई तो एक्स्ट्रा कमा रहा है बैठ के, कोई तो कमाई करने लग रहा है। मैं अभी सर आंसर राइटिंग कॉपी लेके आया था, कम से कम नहीं तो 5-6। अच्छा, मकान मालिक के स्तर पे और कोचिंग में जो आप लोगों को पढ़ाते हैं वो अपने स्तर पे सहयोग करते हैं? क्यों इतना ज़्यादा पैसा लेने के बाद वो आप लोगों को कुछ उस तरह से अलग से, क्या उनका जो रुख है सहयोग का रहता है, सकारात्मक तरीके से वो आपको सहयोग करते हैं? सर उनका सहयोग है 0। मैं आपको ये बात इसे बोलूँगा क्योंकि राउस जो है ना कोचिंग वाली, उसकी बात बताता हूँ मैं आपको। लास्ट ईयर मेरा इंटरव्यू था, मैं इंटरव्यू देने गया था। तो राउस में क्या बैच पैनल अच्छा होता है इंटरव्यू का। तो मैं इंटरव्यू दे के आया, तो मैंने सर को बोला, वहाँ एक आदित्य सर बैठते हैं,
मेरे पास नंबर भी उनके, मैंने सर बोला मेरा सर पैनल अच्छा है, मेरी थोड़ी तैयारी कम लग रही है, मैंने 1 घंटे बाद इंटरव्यू दे लिया, अब मुझे वापस इंटरव्यू दे ले दो। उन्होंने बोला नहीं हमारे पास तो टाइम नहीं है इंटरव्यू दिलाने का, क्योंकि फ़ोटो तो एक बार भी छपेगी, दूसरी बार मैं उनके पास इंटरव्यू देता तो भी फ़ोटो तो एक बार ही छपेगी, उससे मेरा फ़ायदा होता तो उनको मेरे फ़ायदे से कोई मतलब नहीं है। यह है कोचिंग के हाल। और जहाँ तक बात है ब्रोकर की, ये सर ये जो गेट था ना ये टूट रखा था, ये कुंदा, और इस कमरे का ताला टूट रखा था, मैं सिर्फ बाहर से ताला ला के जाता था। वो कम से कम नहीं तो उसने 1 महीने बाद जब किराया मैंने उसका दिया नहीं, उसका किराया मैंने रोक लिया कि किराया नहीं दूंगा तेरे को, जब उसने ठीक करवाया नहीं उसके कान पे जूनी रेंग थी और उसके बाद भी चिटकनी लगवा रहा था वो। तो मैंने बोला भैया लगवा दो चिटकनी, लेकिन अगली बार जब कोई रूम देखने आएगा तो आप कैसे लगाओगे। ये है सर ब्रोकरेज का हाल। तो उसको तो कुछ कहने का मतलब ही नहीं है सर, वो तो कुछ मतलब वो ऐसे बोलता है खाली कर दो। यहाँ पे यह हाल है कि साल भर रूम दिया जाता है, और ये सच्चाई है, आप दिखाना, साल भर रूम दिया जाता है, उसके बाद रूम खाली करवा दिया जाता है। रूम खाली क्यों करवा दिया जाता है फिर उनको? किराया, आप तो उनके किराएदार हैं। क्योंकि साल भर बाद वापस ब्रोकरेज आएगी उसके पास, यहाँ ब्रोकरेज फिक्स है, आप डायरेक्ट आओ तो भी ब्रोकरेज फिक्स है, कैसे भी आओ वो अगर 18,000 का रूम है तो 10,000 रुपये ब्रोकरेज लेगा, 8,000 रुपये ब्रोकरेज लेगा। साल भर बाद खाली कराने में दूसरा बंदा आएगा, वो फिर ब्रोकरेज देगा, फिर उसके 8,000 बनेंगे, मैं तो उसको किराया दूंगा ना 18,000 रुपये हर महीने का। अच्छा, मतलब 1 साल बाद जब आप खाली करा लेंगे तो फिर जब दूसरा बंदा आएगा जो दूसरा आदमी है तो उससे फिर से वो कमीशन लेंगे? वो कमीशन लेगा, किराया लेगा, और फिर किराया बढ़ा के लेगा, ज़्यादा बढ़ाएगा किराया। मतलब कि कोचिंग से लेकर आपके साथ जो है मकान मालिक हैं, हर कोई सिर्फ आपसे पैसे कमा रहा है। सर ये इन्होंने इतना तगड़ी बिलियन इंडस्ट्री बना रखी है जिसकी हद नहीं है, और कोचिंग वाले को कोई मतलब नहीं है, कोचिंग वाले को कमाई हो रही है, बच्चे पिस रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। ऐसा लगता है कि हो रहे, लेकिन वो तैयारी नहीं हो रही है, बस यहाँ पे तो ये लूट रहा आदमी, और कुछ नहीं हो रहा सर। तो आपने सुना अभी जो यहाँ ये बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ये लड़के जो है, आप इनका कमरा देख लीजिए। कमरे में इनकी अपनी पढ़ाई का जो प्रेशर है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए किस तरह से मेहनत करते हैं। इन्होंने अपने नोट्स जो है छोटे छोटे लगा रखे हैं, और सबसे बड़ी बात कि देखिए कमरे में घुसने के साथ ही जगह ख़त्म हो जा रही है। हम आपको कोई ऐसी बात नहीं बता रहे हैं कि हम कैमरे पे, आप कमरे से आते हैं और आप देखिए तुरंत जो है यहाँ दीवार आ जाती है, और दूसरी साइड ये यहाँ अलमीरा है, और इधर ये छोटा सा कमरा है। मतलब इसमें आप कहाँ, मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें दूसरा आदमी जो है इसमें एंट्री कर सकता है एक आदमी आने के बाद। और इस कमरे का इनसे 18,000 किराया लिया जाता है। मतलब सिर्फ 88 गज़ में 3 कमरे बनाए हुए हैं, और सभी लोगों से 18,000 करके किराया लिया जाता है। इनका बिजली बिल के साथ वो 70,000। तो कितनी बड़ी ये बिज़नेस हब बन चुका है ये करोल बाग, आप समझ सकते हैं। और कोचिंग वाले भी जो है इनसे बस एक बार पैसा लेते हैं, उसके बाद कोई भी सुविधाएं नहीं दिया जाता है। और जिस तरह से अभी 3 बच्चों की मौत हुई है उसके बाद ये मुद्दा गर्म है, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये होगी कि आखिर कब तक ये सब चलता रहेगा, कब ये पूरा सिलसिला बंद होगा। क्या है आपकी राय? आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।